जो वाईफाई नहीं उनसे नहीं होता होगा, छोड़ो ऐसे कर। हेलो युवराज, Start, ma'am. am I audible? Yes, ma'am, you are audible. Shall I start, ma'am? Yes, start. Thank you, ma'am. आदरणीय डॉक्टर अजिता थाउजेंड, अध्यक्षा कावा, सभी जोनल हेड्स, कॉन्फ्रेंस हॉल में मौजूद सभी सीईसी मेंबर्स, कार्यक्रम में ऑनलाइन माध्यम से जुड़ी कार्यक्रम की मेंटोर श्रीमती कविता प्रसाद, जोनल हेड कावा सदन जोन, प्रोग्राम की कोऑर्डिनेटर डॉक्टर पूनम चौधरी तथा रीजनल कावा हेड्स किसी पुणे एवं सभी रीजनल कावा हेड्स, फेसबुक तथा यूट्यूब के माध्यम से जुड़े सीआरपीएफ के अधिकारीगण, कार्मिक एवं उनके परिवारजनों तथा बच्चों का मैं युवराज कुमार, द्वितीय कमान अधिकारी सह ज्वाइंट सेक्रेटरी कावा, सीआरपीएफ मुख्यालय नई दिल्ली से आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मैं आप सभी को अवगत कराना चाहूंगा कि आज का लेक्चर वार्षिक गतिविधि कैलेंडर 2022-23 का 12वां तथा अंतिम विषय है। कावा द्वारा वार्षिक गतिविधि के कैलेंडर का आयोजन पिछले 3 वर्षों से निरंतर सफलतापूर्वक किया जा रहा है, जिससे सीआरपीएफ के फैमिली मेंबर्स लाभान्वित हो रहे हैं। ऐसे लेक्चर सीरीज की डिमांड को ध्यान में रखते हुए इस श्रृंखला को जारी रखते हुए वर्ष 2023-24 में भी विभिन्न समसामयिक एवं ज्ञानवर्धक विषयों पर आधारित वार्षिक गतिविधि के कैलेंडर को जारी रखने का निर्णय प्रेसिडेंट कावा द्वारा लिया गया है। मैं अनुरोध करना चाहूंगा प्रेसिडेंट कावा से कि वे नए कैलेंडर की घोषणा अपने संबोधन से करें। ओवर टू प्रेसिडेंट कावा, डॉक्टर अजिता थाउजेंड। नमस्कार। वेबिनार से जुड़ी सभी जोनल हेड्स, कोऑर्डिनेटर डॉक्टर पूनम चौधरी, कीनोट स्पीकर मिसेस अमिता, आपके सहयोग से द्वारा अब तक बहुत से इम्पोर्टेंट विषय करवाया गया है। मैंने जब प्रेसिडेंट कावा का चार्ज लिया था उस भी ये लेक्चर सीरीज जारी था। इसकी सफलता को देखते हुए मैंने भी इसे कंटिन्यू रखना जारी सही समझा। क्योंकि आज प्रेजेंट कैलेंडर का आखिरी विषय है, मैं इसकी सफलता और जरूरत हुए जारी रखने की सहमति प्रदान करते हुए लेक्चर सीरीज के 4th कैलेंडर को घोषणा करती हूँ। मेरी आशा है कि इस वर्ष भी आप सभी अपने सहयोग से एनुअल एक्टिविटी कैलेंडर के विषय से जुड़े लेक्चर प्रोग्राम्स को सफल बनाएंगे। इसी के साथ मैं जॉइंट सेक्रेटरी कावा से अनुरोध करती हूँ कि वे कैलेंडर के विषयों का आप सभी के समक्ष प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रस्तुत करें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। So this is the new e-calendar for 2023-24 और मैं उन सारे विषयों को एक बार दिखाना चाहूंगा जो अभी अगले महीने नवंबर महीने से स्टार्ट होने वाले कैलेंडर की श्रृंखला स्टार्ट होने वाली है। नेक्स्ट प्लीज।
तो ये वो अगले 12 महीने के कैलेंडर्स हैं जिनका अभी अभी अनावरण प्रेसिडेंट कावा के द्वारा वेबएक्स के माध्यम से किया गया है। अपने निजी शेड्यूल के कारण मैम अभी कॉन्फ्रेंस हॉल से मौजूद नहीं है, इसलिए उन्होंने ऑनलाइन माध्यम से इसका अनावरण किया है। मैं सभी 12 सब्जेक्ट्स को बारी-बारी से आपको स्क्रीन पर दिखाना चाहूंगा। नेक्स्ट, नवंबर 2023 टेलीमेडिसिन एडवांसमेंट एंड चैलेंजेस इन रिमोट हेल्थ केयर। नेक्स्ट, December 2023 Women's Health Multidisciplinary Consortium. January 2024 Artificial Intelligence and its Impact on Society. February 2024 Millets Miracle Grains. March 2024 Gender Equality and Women Empowerment. April 2024 Cyber Security in the Digital Age, Protecting Our Digital Assets. May 2024 Understanding Energy Conservation. June 2024 Yoga and Naturopathy. July 2024 Social Responsibilities of Human. August 2024 Mindfulness and Meditation, Techniques for Stress Relief. September 2024 Importance of Family Values. October 2024 Financial Literacy. Thank you. तो ये हमारे आज के आने वाले नए वर्ष 2023-24 के कैलेंडर जो आप लोगों के समक्ष प्रदर्शित किया गया है, और हमें भरोसा है कि हमें नेक्स्ट लेक्चर सीरीज भी हम उतने ही उत्साह के साथ करेंगे। और अब मैं वर्तमान में जारी लेक्चर सीरीज के अंतिम विषय इफेक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट के संदर्भ में प्रोग्राम को आगे बढ़ाता हूं। आज के कार्यक्रम का विषय अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सीधे तौर पर हमारे स्वास्थ्य एवं पर्यावरण पर प्रभाव डालता है। बल में समय समय पर साफ सफाई एवं प्रदूषण निवारण संबंधी अभियान चलाए जाते हैं, जिसमें बल के कार्मिकों के साथ साथ उनके परिवारजन भी सम्मिलित होते हैं। हम सभी के लिए जितना आवश्यक अपने आसपास के पर्यावरण को साफ सुथरा एवं प्रदूषण मुक्त रखना है, उतना ही आवश्यक यह जानकारी होना है कि हम किस तरह से कचरे या वेस्ट मटेरियल्स का सही प्रकार से निष्पादन करते हैं। हमारी रोजमर्रा की दिनचर्या में हम कई ऐसी वस्तुओं का उपयोग करते हैं जिनका दोबारा किसी अन्य तरीके से भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मानव निर्मित गतिविधि से ही वेस्ट प्रोड्यूस होता है। ये वेस्ट मटेरियल ठोस, तरल एवं गैसीय पदार्थ के रूप में होते हैं, और प्रत्येक प्रकार के वेस्ट का निपटान एवं प्रबंधन विभिन्न विभिन्न तरीकों से होता है। ठोस कचरे को अलग अलग छांटकर कुछ कचरे को रिसाइकिल किया जाता है। जिस कचरे को रिसाइकिल संभव नहीं है, उसका उचित निदान किया जाना आवश्यक होता है। इसी प्रकार तरल कचरा जैसे मल, जल एवं अन्य रसायनों को पाइपों के द्वारा एक जगह एकत्रित कर समुचित निपटारा किया जाता है। हमारे यहाँ कई ग्रुप केंद्रों में भी यह वेस्ट प्रबंधन लागू भी किया गया है। प्रेसिडेंट कावा के रीजनल कावा जीसी आवड़ी के विजिट के दौरान वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम जो वहाँ अडॉप्ट किया गया है, उसकी काफी सराहना भी की गई है, और इस तरीके से कई अन्य ग्रुप केंद्रों में भी यह चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत कचरे को उचित तरीके से निपटान हेतु आवश्यक जानकारी एवं गतिविधियों को भी शामिल किया गया है, जिससे अपशिष्ट पदार्थों द्वारा पर्यावरण एवं मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों को कम किया जा सके। कार्यक्रम का लाइव प्रसारण सीआरपीएफ यूट्यूब चैनल एवं फेसबुक पे भी किया जा रहा है। आज के विषय पे विभिन्न क्षेत्रीय कावा केंद्रों पर भी इस महीने कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत हैं इस महीने उन क्रियाकलापों की एक झलक जो हमारे विभिन्न रीजनल कावा स्टेशन के द्वारा कराए गए हैं। इस सब्जेक्ट पे अलग अलग रीजनल कावा ने जो अपने यहाँ प्रोग्राम आयोजित कराया है, मैं और जहां जहां से हमारे पास फोटोग्राफ्स उनके आए एक्टिविटीज के, मैं उनको प्रेजेंटेशन के माध्यम से दिखाना चाहूंगा। रीजनल कावा ग्रुप सेंटर नागपुर,
रीजनल कावा ग्रुप सेंटर प्रयागराज, रीजनल कावा ग्रुप सेंटर बेंगलुरु, रीजनल कावा ग्रुप सेंटर भोपाल, रीजनल कावा ग्रुप सेंटर मुजफ्फरपुर, रीजनल कावा ग्रुप सेंटर अगरतला, रीजनल कावा ग्रुप सेंटर ग्रेटर नोएडा, रीजनल कावा ग्रुप सेंटर संबलपुर, रीजनल कावा ग्रुप सेंटर ग्वालियर, रीजनल कावा ग्रुप सेंटर सिलीगुड़ी, रीजनल कावा ग्रुप सेंटर रामपुर, रीजनल कावा 3rd सिग्नल बटालियन कोलकाता, रीजनल कावा 5th सिग्नल बटालियन चंडीगढ़, रीजनल कावा 100 बटालियन RAF अहमदाबाद, रीजनल कावा 206 बटालियन कोबरा भंडारा महाराष्ट्र, रीजनल कावा 207 बटालियन कोबरा वेस्ट मेदिनीपुर। थैंक यू। इसके अलावा भी अलग अलग रीजनल कावा सेंटर्स में ये प्रोग्राम आयोजित कराए हैं, बट उनके फोटोग्राफ्स हमें समय से नहीं मिलने के कारण उनको प्रेजेंटेशन में शामिल नहीं किया जा सका है। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं ग्रुप सेंटर पुणे में उपस्थित इस कार्यक्रम की कोऑर्डिनेटर डॉक्टर पूनम चौधरी, रीजनल कावा हेड ग्रुप सेंटर पुणे से अनुरोध करना चाहूंगा कि वे आज के विषय पर व्याख्यान देने के लिए आज की मुख्य व्याख्याता मिसेज अमिता, फाउंडर ऑफ रीचरखा द इको सोशल ट्राइब का संक्षिप्त परिचय वेबिनार के माध्यम से जुड़े सभी सदस्यों एवं कार्मिकों से करवाएं, साथ ही आज के महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार रखने के लिए उनसे आग्रह करें। ओवर टू कोऑर्डिनेटर डॉक्टर पूनम चौधरी, रीजनल कावा हेड ग्रुप सेंटर पुणे। थैंक यू मिस्टर पुखराज। परम आदरणीय डॉक्टर अजिता थाउसेन, अध्यक्षा कावा, सभी जोनल कावा प्रमुख, आज के प्रोग्राम के मेंटर, अवर जोनल हेड कावा साउथ जोन श्रीमती कविता, CEC सदस्य, वेबएक्स से जुड़े क्षेत्रीय कावा प्रमुख, उपस्थित महिलाएं, अधिकारीगण, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के विभिन्न कार्यालयों के कार्मिक एवं उनके परिवारजन एवं कावा परिवार कल्याण केंद्र के सदस्य, मैं पूनम चौधरी, क्षेत्रीय कावा प्रमुख, ग्रुप केंद्र पुणे, आज सभी का अभिनंदन व स्वागत करती हूँ। सर्वप्रथम मैं अध्यक्षा कावा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का धन्यवाद व्यक्त करती हूँ कि आपने RCWA-GC पुणे को इस माह इफेक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट पर ऑनलाइन व्याख्यान आयोजित करने का अवसर दिया। इफेक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट विषय पर विस्तृत जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच मिस अमिता, फाउंडर रीचरखा द इको सोशल ट्राइब, उपस्थित हैं। वे एक IT इंजीनियर हैं व उन्होंने US से मास्टर डिग्री हासिल की है, जिसका मेन फोकस सस्टेनेबिलिटी के ऊपर है। इन्होंने US व भारत में बहुत सी मल्टीनेशनल कंपनीज के कॉर्पोरेट एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टीम्स के साथ काम किया है। ये सब अनुभव हासिल करने के बाद इन्होंने अपनी NGO, जो कि रीचरखा द इको सोशल ट्राइब नाम से जानी जाती है, को स्टार्ट किया है। ये NGO प्लास्टिक वेस्ट को रिसाइकिल करने में अहम भूमिका निभा रही है और वो भी चरखे की मदद से कर रही है, और इसमें ट्राइबल और रूरल एरिया की महिलाओं को नौकरी भी दी जा रही है ताकि एक इको सोशल प्लैनेट बनाया जा सके। अभी मैं ये सेशन मिसेस अमिता को हैंड ओवर कर रही हूँ, जो कि डिटेल में आप सभी को वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में जानकारी देंगी। ओवर टू मिस अमिता। थैंक यू पूनम। परम आदरणीय डॉक्टर अजिता थाउसेन, अध्यक्षा कावा, बहुत अच्छा लगा कि आप ऑनलाइन ज्वाइन कर रही है और ट्रैवल कर रही है तो भी आप इस सेशन में उपस्थित है, और सारे उपस्थित श्रोतागण, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। मैं हिंदी में ही बात करने की कोशिश करूंगी, अगर कहीं बीच बीच में इंग्लिश शब्द आ जाएंगे तो माफ करना, फिर बाद में उसका अगर एक्सप्लेनेशन देना है तो मैं डेफिनेटली देना पसंद करूंगी। तो आज के मैंने कुछ स्लाइड्स लाए हैं, कुछ वीडियोस लाए हैं, पर जैसे पूनम मैम ने मेरा इंट्रोडक्शन किया तो मैं थोड़ा सा पास्ट में जाके बताना चाहूंगी, थोड़ी सी बैकग्राउंड हिस्ट्री, क्योंकि कुछ लोगों को क्वेश्चंस होते हैं कि ये IT इंजीनियर लड़की है और इसने वेस्ट मैनेजमेंट में कहाँ से काम स्टार्ट किया और इसमें पैशन कहाँ से आया और ये काम इम्पोर्टेंट क्यों हमने समझा। तो मैं जब 7th या 8th स्टैंडर्ड में थी, स्कूल में थी, तो मैं एक छोटे से
गांव में रहती थी उसका नाम है सिलवासा, जो दादरा नगर हवेली, जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है, उधर मैं वहां पे पली बड़ी। और जैसे जैसे मैं बड़ी हो रही थी इन द 1990s अर्ली 2000 दौरान प्लास्टिक का प्रमाण बढ़ता जा रहा था और सारे घरों में, और घरों में से वेस्ट डंप पे जहां भी कचरा जाता है वहां पे उसका प्रमाण बढ़ रहा था, और उसमें हमारे पॉलिथीन बैग्स मौजूद थे, प्लास्टिक बॉटल्स मौजूद थी। और तब उसके पहले के जनरेशन में इतना ये प्लास्टिक यूज नहीं हो रहा था, बट जब मैं छोटी थी या मेरे पेरेंट्स वो एज में थे जब ये सारी चीजें अमल में लाई जा रही थी, यूज में लाई जा रही थी, तब कहीं तो टेक्स्ट बुक्स में पढ़ा था कि प्लास्टिक, थर्माकोल, ये सारी चीजें डिग्रेडेबल नहीं है, मतलब इसका मिट्टी नहीं होता, ना ही ये पानी में पिघलती है, तो ये जो है वो वैसे ही रहेगा। तो ये टेक्स्ट बुक में जब पढ़ाया जा रहा था स्कूल में, तब मैंने सोचा कि अगर ये चीज, जैसे ये प्लास्टिक बैग है, राइट, या ये सारे रैपर्स है, अगर ये सारी चीजें 1000 साल रहने के लिए बनी गई है, तो हम इसे एक बार में यूज करके क्यों फेंक रहे हैं? प्लास्टिक का बॉटल है, अगर हमें ये 1000 साल तक ये पृथ्वी पे रहने वाला है, तो हम इसको पहले एक बार बॉटल में पी के उसको डस्टबिन में फेंक देते हैं, उसके बाद हमें पता भी नहीं कि वो बॉटल कहाँ जा रहा है। तो ये थॉट प्रोसेस उसी एज में मेरे दिमाग में चल रहा था। और तब हमारे दादरा नगर हवेली, विच इज इट्स लाइक अ स्टेट, तो उसके माध्यम से एक साइंस सेमिनार था जिसमें मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी बात करने की, प्रेजेंटेशन देने की, और तब मैं 9th स्टैंडर्ड में थी। और तब मैंने एक लेक्चर दिया था, प्रेजेंटेशन दिया था सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे, और उसके आधार पे मैंने बहुत सारा रिसर्च किया मेरे लेवल पे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ जाके, कि ये जो हमारे घर से कचरा जा रहा है ये जा कहाँ रहा है। और तब मैंने पहली बार डंप यार्ड देखा जहाँ पे ये सारा कचरा जा रहा था, एंड बहुत बुरा लगा मुझे। फिर मैंने सोचा कि मेरे लेवल पे मैं क्या कर सकती हूँ। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स रहते हैं हम जिसके बारे में पढ़ते हैं बचपन से लेके अब तक, एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, पर ऐसे लगता है कि हमारे हाथ में कहाँ है। अगर एयर पोल्यूशन है, गाड़ी के वजह से एयर पोल्यूशन हो रहा है, बट हम गाड़ी यूज करना बंद नहीं कर पाएंगे, मे बी बंद कर भी सकते हैं, बहुत सारे लोग कर भी देते हैं, बट मे बी नहीं कर पाएंगे। या वाटर पोल्यूशन है, उस पर मेरा डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है, बट वेस्ट मैनेजमेंट एक ऐसी चीज है जिसपे मेरा डायरेक्ट कंट्रोल। तो मैं जब 9th स्टैंडर्ड में थी, मतलब 15, 16, 17 साल की उम्र में, मैंने सोचा कि मेरे हिसाब से मैं क्या क्या बंद कर सकती हूँ, मैं क्या क्या अपने बिहेवियर में, अपने जिंदगी में क्या चेंज कर सकती हूँ। तो फिर मैंने तब से डिसाइड किया कि ये मैं जो कैरी बैग्स हमारे होते हैं ये मैं यूज करना बंद कर। और उसके बारे में मैंने जन जागृति स्टार्ट की। जन जागृति मतलब कौन, मेरे घर वाले, पेरेंट्स, फ्रेंड्स, वो सबको ये बताना कि ये सारी चीजें हम क्यों यूज कर रहे हैं, उसको यूज करने की जरूरत है क्या। तो ये क्वेश्चंस मेरे दिमाग में थे जो मैंने दूसरों के दिमाग में डालना स्टार्ट कर दिया। प्लास्टिक का बॉटल मत यूज करो, घर में कोई पार्टी है, फंक्शन है, तो हम थर्माकोल के ग्लासेस लाते थे, थर्माकोल के प्लेट्स लाते थे, हम ये बंद कर सकते हैं। तो ये दिमाग में था जो मैंने बिहेवियर चेंज में लाया और अपने फैमिली के लेवल पे उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। और काफी बार परेशान करना पड़ता था मुझे आसपास के लोगों को। तो जैसे मम्मी पापा हमेशा डरते थे कि अमिता है तो हम ये यूज नहीं करेंगे, एंड इट वाज गुड। मेरे मतलब जब मैं बड़ी हो गई, मेरी शादी थी, तो शादी के टाइम पे भी हमने क्ले के पॉट्स लाए थे, ग्लासेस लाए थे, और प्लास्टिक के ग्लासेस नहीं लाए थे। सो थोड़ा थोड़ा बदलाव आता गया लाइफ में एज वेल एज आसपास के लोगों में। पर मुझे पता नहीं था कि इसमें मेरा कुछ करियर होने वाला है, मैं इसमें कुछ काम स्टार्ट करूंगी, ये मुझे कभी भी नहीं पता था। तो मैंने अपना नॉर्मल, पढ़ाई में अच्छी थी तो सिर्फ 2 ऑप्शंस नॉर्मली रहते हैं जो पढ़ाई में बच्चे अच्छे, उनको या तो इंजीनियरिंग में जाओ या मेडिकल में जाओ। तो तब मैंने सोचा कि इंजीनियरिंग कर ले, क्योंकि मेडिकल की पढ़ाई होगी कि नहीं पता नहीं, डॉक्टर पूनम विल नो बेटर, आई थिंक इवन डॉक्टर अजीता इज हियर एज वेल। तो मैंने जाके इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, और तब आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा सब्जेक्ट था जिसमें मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई स्टार्ट की।
पढ़ाई करने के लिए मैं पुणे शिफ्ट हो गई थी सिलवासा से। सिलवासा में काफी कुछ ऑप्शंस नहीं थे पढ़ाई के, तो पुणे शिफ्ट हो गई। यहाँ पे भी काफी सारे रिलेटिव्स हमारे थे। और पढ़ाई करते करते ट्रेकिंग पे जाने का शौक बहुत था, नेचर से प्यार बहुत था। तो जब भी वीकेंड होता था या कोई भी छुट्टियां होती थी तो बाहर कहीं भाग जाओ, कहीं ट्रैक्स पे चले जाओ। तो यहाँ पुणे के आसपास बहुत सारे फोर्ट्स है, बहुत सारे ट्रैक्स है, और हिमालय में भी तो काफी बार उधर ट्रैकिंग के लिए जाने का मौका मिलता था। पर वहां जाके भी मुझे इतना बुरा लगता था कि वहां पे भी कचरा है। तो जहां भी जाओ वहां पे कचरा मिल रहा था। और वो क्वेश्चन जो मैंने अपने आप से पूछा था या मेरे दोस्तों से या मेरे फैमिली से पूछा था, मैं वो गांव वालों से पूछना शुरू कर दिया, या जो वहां पे ट्रैकर्स आते थे, टूरिस्ट आते थे, उनसे मैंने पूछना शुरू कर दिया। पर वो सारा कन्वीनियंस के हिसाब से या इग्नोरेंस के हिसाब से वो बोलते थे कि हमें नहीं पता इसका क्या हो रहा है, प्लास्टिक फेंक रहे हैं, उसको जला रहे हैं, पर उसके बाद उसका क्या होता है किसी को भी पता नहीं था। तो फिर मैंने इस पे रिसर्च करना शुरू किया। इंजीनियरिंग की पढ़ाई स्टार्ट की थी। इंजीनियरिंग में बहुत अच्छी जॉब भी मिल गई इधर हिंजेवाड़ी पुणे में एक अच्छी कंपनी के साथ जॉब भी मिल गई थी, एंड अच्छा सा करियर सेट हो रहा था कि 3-4 साल में मुझे ऐसा लगने लग गया कि ये मैं क्या कर रही हूँ। अगर मेरा पैशन या मेरा जो कॉलिंग है या मुझे जो मन में लग रहा है कि मैंने किस चीज पे काम करना चाहिए, अगर ये कुछ और है तो मैं इंजीनियरिंग में काम करके कोई किसी को भी ये नहीं कर पा रही हूँ, मतलब खुश नहीं कर पा रही हूँ, ना मेरे कंपनी के ऑफिशियल्स को ना अपने आप को। तो वो सेटिस्फैक्शन जो था वो मिसिंग था। तो इसलिए तब 3 साल आईटी में जॉब करने के बाद मैंने सोचा कि मैं एक ब्रेक ले लूंगी और मास्टर्स की पढ़ाई करूंगी। और तब मैंने मास्टर्स की पढ़ाई करते टाइम ऐसी यूनिवर्सिटी चुनी जिसमें मैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब शाश्वत विकास, इस फील्ड में मुझे पढ़ाई करने का मौका मिल गया। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो बहुत शाश्वत सस्टेनेबल कंट्री नहीं है, तो भी वहाँ पे वो टॉपिक था और मैंने वहाँ के मास्टर्स के लिए मुझे एडमिशन मिल गया, तो मैं वहाँ चली गई, वहाँ पढ़ाई कंप्लीट की, वहाँ पे कुछ साल जॉब किया। पर हमेशा से ये पता था कि अमेरिका में जाके बसना नहीं है या कोई बाहर देश में जाके नहीं बसना, वापस आके हमारे देश के लिए ही काम करना है। आप सब सीआरपीएफ एंड डिफेंस सर्विसेज के लोग हैं जो एक्चुअली देश की बहुत सेवा कर रहे हो, बट मैं वो फील्ड में कभी गई नहीं या जा नहीं पाई। पर मैं अपने लेवल पे क्या कर सकती हूँ, ये सोच के मैं 2013 में फिर इंडिया वापस आ गई, वहां का जॉब छोड़ के। H1B वीजा था। बहुत लोगों ने मुझे क्वेश्चन किया कि इतना वीजा मिलना है इतना मुश्किल है और तुम्हें मिला हुआ है तो तुम वापस क्यों आ रही हो। तो भी मुझे वापस आना था और मैं वापस आ गई। और यहाँ पे आके फिर मैंने काफी R&D स्टार्ट किया कि मेरे को फाइनली क्या काम करना है। तो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट ये टॉपिक तो था ही, और उसके साथ साथ और क्या काम करना है इस विषय में मैंने रिसर्च चालू किया। बहुत सारा घूमी, बहुत एरियाज में। मैं इवन अभी डॉक्टर पूनम जी को बोल रही थी कि मैं बालताल जो है श्रीनगर के पास अमरनाथ यात्रा का बेस कैंप, वहां पे भी मैंने ऑलमोस्ट 1 महीना रह के वहां के वेस्ट मैनेजमेंट प्रोसेस को स्टडी किया था, वहां पे कुछ काम करने की कोशिश की थी। तो ये सारे स्टडी करने के बाद जो मैं अब कर रही हूँ वो वेस्ट प्लास्टिक से ऐसी चीजें हम बना रहे हैं। तो ये पूरा जो पर्स है, ये बैग है, ये जो अपने प्लास्टिक के ये रैपर्स है जो हम अपने घर में एक बार यूज करके फेंक देते हैं। अपने मैगी का पैकेट है ये, या लेस का पैकेट है, या डिटर्जेंट के पैकेट्स है, या ये कैरी बैग्स है, तो ये हम जो एक बार यूज करके हम उसको फेंक देते हैं, उससे हम ऐसे प्रोडक्ट्स तैयार कर रहे हैं। तो मैं आप सबको वो भी दिखाऊंगी कि हम ये कैसे करते हैं प्रोडक्ट्स। बट उसके पहले मुझे कुछ सवाल थे जो मैं आपसे पूछना चाहती थी, और उससे रिलेटेड मेरा एक छोटा सा प्रेजेंटेशन है। तो हम वो प्रेजेंटेशन के माध्यम से वो सवाल को कुछ अपने आप से पूछेंगे, क्योंकि अभी मुझे लगता है कि आप डायरेक्टली मुझसे बात नहीं कर पाओगे वेबएक्स के थ्रू, बट एटलीस्ट वी विल गो थ्रू द स्लाइड्स। वो स्लाइड से हम जाएंगे और उसमें क्या क्या सवाल है मैं आपसे करती हूँ, आप ये सवाल अपने आप से पूछिए, अपने आप के आंसर्स अपने पास रखिए। सो हम प्रेजेंटेशन स्टार्ट करेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट।
तो आप सबको मेरे स्लाइड्स दिख रहे हैं? जस्ट ओके। सो लेट्स लिव जीरो वेस्ट। मतलब जैसे ये मैं जब छोटी थी 17-18 साल की, तब मैंने क्या सोचा, इसके बारे में ये कुछ स्लाइड्स है, आप लोग सबसे ये क्वेश्चंस है। नेक्स्ट। तो अगर मैं ये सवाल आपसे पूछूं कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमारी जिंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट है, तो मुझे बहुत सारे लोग इसका आंसर देते हैं कि घर वाले, माँ बाप जो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, किसी के लिए अपने बच्चे इम्पोर्टेंट है, किसी के लिए पढ़ाई इम्पोर्टेंट है, किसी के लिए बहुत अच्छा जॉब होना इम्पोर्टेंट है। तो ये सारी चीजें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट। पर ये जो सवाल है कि व्हाट आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स फॉर यू टू लिव, मतलब हमारे लाइफ में इम्पोर्टेंट क्या चीजें, हमें ये बहुत अच्छे से पता है, पर हमें जीने के लिए क्या इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट। तो ये 5 चीजें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, राइट? सनलाइट मतलब धूप, पानी, हवा, टेम्परेचर मतलब जो क्लाइमेट है वो बहुत ज्यादा हॉट हो गया तो या बहुत ज्यादा कोल्ड हो गया तो भी जीना मुश्किल हो जाएगा, और खाना, राइट? सो ये सारी जो चीजें हैं ये हमारे लिए या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जीने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, पर यही चीजों पे हम फोकस नहीं कर रहे। तो हम अपने लाइफ में क्या इम्पोर्टेंट है उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं और उसके लिए पैसा कमा रहे हैं, सेविंग्स कर रहे हैं, बैंक में इतने सारे पैसे डाल रहे हैं, बच्चों के पढ़ाई के लिए, बच्चों के फ्यूचर के लिए, अपने बुढ़ापे के लिए, इसके लिए हम बहुत सारा काम करके बहुत सारा पैसा उसमें सेव कर रहे हैं। बट ये जो चीजें यहाँ पे दिख रही है स्क्रीन पे, इसका क्या, हम इसका कुछ सोच रहे हैं कि नहीं, या ये सिर्फ न्यूज़पेपर में पढ़ने की चीजें रह गई है या टीवी पे देखने की चीजें रह गई। पर जो आगे के कुछ स्लाइड्स है या जो मैंने अपनी जिंदगी में किया है, अगर वो हम सब ने थोड़ा थोड़ा अगर किया तो हम ये सारी चीजों को ठीक से रख के एक्चुअल जो सेविंग्स हमें अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए रखने हैं वो हम रख पाएंगे। नेक्स्ट। तो यही है डेफिनेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। नेक्स्ट। मतलब जो शाश्वत विकास जिसे हम कहते हैं, नेक्स्ट, उसका डेफिनेशन ये है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट is development that meets the needs of the present without compromising the ability of the future generations to meet their needs, right? मतलब अगर हम आज सस्टेनेबली रहे या शाश्वत रहे तो ऐसा ही हमने विकास करना चाहिए ताकि नेक्स्ट जो जनरेशन्स है, हमारे आगे की जो पीढ़ियां हैं, उनको भी अपनी नीड्स मीट करने के लिए रिसोर्सेज बाकी रह जाए। ऐसा ना हो जाए कि हमने सारी नदियां पोल्यूट कर दी, वो जो हमने कर भी ली है, ग्राउंड वाटर पोल्यूट कर दिया, एयर पोल्यूट कर दी, तो नेक्स्ट जनरेशन क्या ब्रीथ करेंगे, कहाँ पे वो सांस लेंगे, कहाँ का वो पानी पिएंगे। सिर्फ वाटर प्यूरिफायर ही लगाना पड़ेगा और वाटर प्यूरिफायर से भी कभी कभी कुछ काम नहीं होगा, ऐसे भी हो सकता है। नेक्स्ट। ये नेक्स्ट। सो हमने नदियों के साथ क्या कर दिया, और ये रियल पिक्चर्स है, ये मुंबई के एक स्लम के बाहर का फोटो, और ये नदी है, ये नाला नहीं है। पुणे में भी अगर आप जाएंगे तो सबसे बड़ा जो नदी का सब नदी बोल सकते हैं, छोटी नदी उसको अम्बिल ओढ़ा बोलते हैं। ओके, अम्बिल ओढ़ा हैज वो एक नाला बन चुका है क्योंकि उसमें सारा वेस्ट वाटर और वेस्ट प्लास्टिक और सारा कचरा उसमें चला गया। तो ये जो नदियां थी इसमें से हम पानी एक्चुअली पी सकते थे, उसमें स्विमिंग कर सकते थे। मुझे जब मेरी नानी या दादी दादा जब बात करते थे कि हम जाके नदी में ऐसे ही स्विम करते थे, वहां का पानी पीते, तो कितना अच्छा लगता था। बट हमने अपनी नदियों का क्या कर लिया। नेक्स्ट। हम ही उसमें गंदगी डाल रहे हैं। ऐसा नहीं कि नदी में कोई कहीं पर नदी में गंदगी डाल रहा है, बट नहीं, हम खुद उसमें गंदगी डाल रहे हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमारे कचरा उसमें डालना चाहिए और उसका आगे क्या होगा ये हमें पता नहीं। नेक्स्ट। ये हमारे रास्ते, नदियों के बाद हमने रास्तों खराब करना स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट। और फिर उसके वजह से क्या होता है, ये जो जानवर है, जो अगर उनको अच्छी घास मिलती है तो वो घास खा सकते हैं, बट घास नहीं है तो वो क्या खाएंगे, कचरा खाएंगे, और उनको प्लास्टिक से कुछ लगाव नहीं है। हम क्या करते हैं, हम प्लास्टिक की थैली लेते हैं,
और प्लास्टिक के थैली के अंदर हम सारा वेजिटेबल के पील, जो सब्जियां हैं वो सारा डाल के उसको गांठ मार के हम फेंक देते हैं। तो गाय के पास हाथ है उसको खोलने के लिए? नहीं। गाय क्या करेंगे, उसको दांत से खाने की कोशिश करेंगे और उनके मुंह में प्लास्टिक चला जाएगा। नेक्स्ट, सेम हमारे ओशंस में हो गया है। 70% हमारा जो ओशंस है, मतलब पूरा प्लैनेट है, 71% पानी है, और कुछ ना कुछ माध्यम से जो हम प्लास्टिक बाहर फेंकते हैं, इवन डस्टबिन में जो फेंकते हैं, वो पानी में चला ही जाता है डायरेक्टली, या तो उसके माइक्रो प्लास्टिक बन के, और वो उसके जो प्राणी हैं उनको उसका नुकसान होता है। नेक्स्ट, और ये हमारे डंपस्टर्स है, ये हम छोड़ रहे हैं आगे के जनरेशन के लिए। नेक्स्ट, तो हमारी जो वेस्ट स्ट्रीम है उसमें क्या होता है? नेक्स्ट, हमारे डस्टबिन में क्या होगा? ओके, तो ये बहुत इंटरैक्टिव सेशन था, बट हम अभी ज्यादा आपकी आवाज नहीं सुन पाएंगे, बट अगर कोई बोल सकता है तो आई बी वेरी हैप्पी। कर देना था उसको। क्या होता है? अच्छा, आप अपना म्यूट कर दीजिए। अगर आंसर बोलना है तो आप, अगर आंसर्स बोलने हैं तो आप बोल सकते हो, बट नहीं तो यू कैन म्यूट योरसेल्फ। सो डस्टबिन में क्या होता है? डस्टबिन में अपने होता है प्लास्टिक, कांच, या कोई मेटल का पीस, या पेपर वेस्ट, या किचन वेस्ट, ये सारा डस्टबिन में होता है। नेक्स्ट, जो डस्टबिन में है वही नेबरहुड डंपस्टर में चला गया, वो कहाँ से जाएगा? हमारे डस्टबिन से। नेक्स्ट, डंपस्टर से वो कहाँ चला जाएगा? वाटर स्ट्रीम्स में। नेक्स्ट, वाटर स्ट्रीम्स में से वो रिवर में चला जाएगा, और एक बार, एंड ये सारा जो वेस्ट है, ये दो तरीके के दो टाइप्स के वेस्ट में उसका विभाजन है। एक है डिग्रेडेबल वेस्ट और दूसरा है नॉन बायोडिग्रेडेबल। बट अगर हम अपनी डस्टबिन खोल के देखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज ये है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का, मतलब जिसकी मिट्टी नहीं होती, ऐसे वेस्ट का। नेक्स्ट, तो हम देखते हैं कि हमारे डस्टबिन में जो जो चीजें हैं उससे मिट्टी बनने में कितना टाइम लगता है। डिग्रेड मतलब उसकी मिट्टी बनना। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं सारे वेजिटेबल्स, मतलब जो अपने किचन वेस्ट है, उसको 1 महीने से कम लगेगा अगर उसको हम खुला फेंक देंगे। अगर हम उसको प्लास्टिक में बांध के फेंकेंगे तो उसको और टाइम लगेगा, और वो क्योंकि उसमें वो खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा, एंड बाकी प्राणियों को उसमें से प्रॉब्लम। नहीं तो उसमें लेस देन 1 मिनट लगता है, 1 मंथ लगता है। फिर आ गया पेपर। पेपर को कितना टाइम लगता है? उसी को भी 1 मंथ से नीचे लगता है। नेक्स्ट, और ये सारे नंबर्स आप पढ़िए। तो अपने डस्टबिन में या अपने घर में से या अपने ट्रैवल में से अगर हम बाहर कहीं जा रहे हैं तो हम ये सारी चीजें यूज कर रहे हैं। प्लास्टिक बैग्स यूज कर रहे हैं, रैपर्स यूज कर रहे हैं, गिफ्ट के रैपर्स यूज कर रहे हैं, जो भी प्लास्टिक है हमें लगता है वो पेपर है, बॉटल्स है, थर्माकोल के प्लेट्स, ग्लासेस, इनको डिग्रेड होने के लिए 200 से 1000 साल लगते हैं। कुछ कुछ चीजें तो कभी डिग्रेड ही नहीं। तो हम जो सवाल मैंने अपने आप से बचपन में किया था कि अगर ये सारी चीजें 1000 साल टिकने के लिए बनी है तो हम इसे एक बार यूज क्यों कर रहे हैं? हमें हमेशा के लिए इसको यूज करते रहना चाहिए, या इसे यूज ही नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, तो ये कुछ फिगर्स है कि हर एक प्लास्टिक बैग को 500 बिलियन प्लास्टिक बैग, मतलब 1 मिनट में 10 लाख प्लास्टिक के बैग्स, जो हमारे कैरी बैग्स है, ये यूज हो रहे हैं वर्ल्ड वाइड। क्यों? कन्वीनियंस। हम अपना छोटा सा क्लॉथ बैग लेना भूल जाते हैं, इसलिए हम इतना सारा प्लास्टिक यूज करते हैं। नेक्स्ट, क्या होता है ये प्लास्टिक के वजह से? हजारों गाय स्पेशली मरते हैं। और अभी आजकल हम एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ काम कर रहे हैं जंगल के एरिया में, तो वहां पे हमें पता चलने लग गया है कि वहां की जो हिरण है वो भी प्लास्टिक खा के मर रहे हैं, क्योंकि ये सारे रूमिनेंट्स है, तो रूमिनेंट्स के पेट में जाके वो चीजें अटक जाती है और वो उसके कारण दे डाई। 60 किलोज ऑफ प्लास्टिक एक मृत गाय के पेट में पाया जाता है। मतलब एक जगह पे हम वो गाय का पूजा करते हैं और दूसरे जगह पे 60 किलो, मतलब मेरा भी वेट 60 किलो नहीं है, इतना प्लास्टिक वो गाय के पेट में हम छोड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी आदतें खराब है। नेक्स्ट, अगर ये प्लास्टिक हमने फेंक दिया
तो 99% ऑफ द टाइम्स वो डंप में जाएगा और वो जला दिया जाएगा। मतलब अभी हम लोनावला में है, लोनावला के डंप में एक बार हम ट्रिप निकालेंगे, मैं गई हूँ वहां पे, ये फोटो वहीं से एक्चुअली ली गई है, वहां की या चेंबूर की है, जहाँ पे ये बर्न हो रहा है प्लास्टिक, उसके फ्यूम्स से हमें कैंसर होगा। ओके, तो जो वेस्ट हम फेंक रहे हैं उसे हम ही को उसका ये हो रहा है, नुकसान हो रहा है। नेक्स्ट, हमारी नदियां, नेक्स्ट, ये हमारे जल प्राणी, लाखों एनिमल्स और 10 लाख से भी ज्यादा पंछी इसको खा के मर रहे हैं। नेक्स्ट, ये फोटो मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये मैंने कहीं देखा था इंटरनेट पे। तो अगर आप इसे देखोगे तो आपको इसमें दो चीजें दिख रही है, राइट? आपको इसमें जेलीफिश दिख रहा है और अगर आप राइट साइड पे देखोगे तो आपको प्लास्टिक की थैलियां दिख रही है। तो हम ये दोनों चीजों में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। हमें समझ रहा है कि वो प्लास्टिक की थैलियां हैं और इस साइड जो है वो जेलीफिश है। बट जब टर्टल उसे देखेगा, टर्टल का फेवरेट फूड क्या है? इसको सबसे ज्यादा खाना जो अच्छा लगता है वो जेलीफिश है। तो टर्टल जाएगा जेलीफिश खाने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली वो प्लास्टिक बैग खा लेगा। तो ये प्रॉब्लम्स हम क्रिएट कर रहे हैं ये सारी चीजें यूज करके। नेक्स्ट, ये है हमारे पूरे अर्थ का मैप। तो जैसे हम पॉलिटिकल मैप देखते हैं सारे कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस, तो जो ब्लू है वो सारे ओशंस है, व्हाइट है वो कॉन्टिनेंट्स है। बट जो ब्लू में आपको राउंड्स दिख रहे हैं, दोज आर ऑल प्लास्टिक व्हिच has come together and it has settled down there. Next, तो इसका जो प्रॉब्लम है वो जाता है हमारे शहर से, और वो शहर की सिचुएशन कुछ ऐसी है। मैं सिर्फ एक दो स्लाइड्स ये दिखाऊंगी एंड देन नेक्स्ट। तो सबसे ज्यादा मात्रा में हमें पता चल रहा है कि सॉलिड वेस्ट प्लास्टिक ये सबसे ज्यादा यूज हो रहा है। नेक्स्ट, एंड बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, कंपोस्टेबल, नॉन कंपोस्टेबल। नेक्स्ट, ये कुछ कंपोस्टिंग टेक्निक्स है जो हमारा एनजीओ काम करता है इसके ऊपर। नेक्स्ट, और सेग्रीगेशन जो इम्पोर्टेंट है उसका हम इम्पोर्टेंस थोड़ी देर में समझेंगे कि ये हम क्यों कर रहे हैं। नेक्स्ट, और आगे चाहिए। हाँ, तो ये जो हमारा प्रोजेक्ट है रीचरखा का, जिसमें मैंने आपको ये दिखाया कि ये जो बैग है ये इस चीज से बनी हुई है, तो ये कब बनेगी? जब हम अपने घर से, एक तो कचरा हम क्रिएट नहीं करेंगे, अगर हमने क्रिएट किया तो हम उसको भिन्न भिन्न अलग अलग डस्टबिन में डाल के अगर अलग रखेंगे तो जो प्रोजेक्ट रीचरखा कर रहा है वो टाइप के प्रोजेक्ट्स हम उसमें कर पाएंगे। तो मुझे इसका आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाना था। तो आप जो दूसरा स्लाइड पावर पॉइंट है वो ऑन कर दीजिए। यस, ये है रीचरखा का प्रोजेक्ट। ये भी दूसरा वाला, ये बंद कर, इसको शट डाउन। स्टॉप मत। यस, परफेक्ट। शेयर तो करो।
तो नहीं करना तो उसको ऐसे यस, अभी सिर्फ यही प्रेजेंटेशन, हमें सिर्फ अभी नेक्स्ट स्लाइड पे जाना है। क्या हो गया, चल रहा है, ठीक है, चल रहा है। अभी नेक्स्ट स्लाइड पे चाहिए। ये चल रहा है तो यहाँ हाँ करेक्ट, अभी इसको प्ले कर दीजिए। तो ये एक छोटा सा वीडियो है जिसमें हम दिखाना चाहेंगे कि जो प्लास्टिक वेस्ट अगर हम नहीं फेंकेंगे, अगर उसको हम क्लीन अच्छे से घर पे सॉर्ट करके रखेंगे तो उससे क्या चीजें बनाई जा सकती है। तो ये जो प्रेजेंटेशन है, ये जो वीडियो है, उस पर क्लिक कर दीजिए तो वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। वीडियो पे क्लिक कीजिए। हाँ, Can you guess how this turns into this? Let's find out. We first collect all these waste plastic bags and wrappers. Then we wash and sanitize them. Sort them into different colors. These are all original colors of the waste. We don't dye them. Then we manually cut each and every plastic bag and wrapper just using a pair of scissors. Then we use a traditional charkha and a hand loom to weave them, thus creating livelihood opportunities for our tribal women and youth. This upcycled hand-woven fabric of charkha is now designed and tailored into beautiful products for all you conscious consumers. Thank you so much for your support, and we look forward to creating an eco-social planet. Can you guess how this turns into this? Let's find out. We first collect all these waste plastic bags. yes, and वो जो पहले का प्रेजेंटेशन था वो स्टार्ट कर दीजिए। तो अगर आपने इसमें देखा कि जो अपना प्लास्टिक वेस्ट है वो हम किस तरह से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट में उसका हम कन्वर्जन कर रहे हैं। तो नेक्स्ट नहीं, दिस इज द वीडियो, सेकंड वाला, सेकंड सेकंड हाँ, इसको आप एस्केप कर दीजिए। यही वाला सो ये जो सारे प्लास्टिक के बैग्स हैं, ओके, सो इसमें जो आपको दिख रहा है ये जो रैपर्स है या प्लास्टिक बैग्स है, ये ब्रेड के पैकेट्स है, ये आपके अमेज़न के पैकेट्स है, और तो नहीं चलता। हाँ तो फिर नहीं, वीडियो PPT बंद चला, कर दो, वीडियो बस सिर्फ प्रेजेंटेशन। सिर्फ PPT। ये याद है सब लोग को? ये डिलीट बंद, हाँ वीडियो बंद, इसको भी बंद कर। हाँ, अभी सेकंड वाला स्टार्ट, सेकंड हाँ करेक्ट। इसको करके शेयर वो नीचे भी perfect. Yes, now you can go to the next slide. और एक बार करो। तो हम ये क्यों कर रहे हैं वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि सारे जो प्लास्टिक है जो फेंक देते हैं उसके बदले में अगर हम इसका एक कुछ ऐसी चीज में रूपांतर करें जो ज्यादा टाइम के लिए यूज होगा, तो इस वजह से हमने इसका एक क्राफ्ट में कन्वर्जन किया है। नेक्स्ट।
तो जो हम कर रहे हैं वो पर्यावरण को कंजर्व करने के लिए, मतलब जो हमारा एनवायरनमेंट है उसे कंजर्व करने के लिए उसके ऊपर काम कर रहे हैं। नेक्स्ट, दिस इज आल्सो, यू कैन गो अहेड। चलो आगे। जो दूसरा पॉइंट है, जो भी काम कर रहे हैं या जो ये अपसाइक्लिंग का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जिसे बाय द वे अपसाइक्लिंग कहते हैं, रीसाइक्लिंग भी नहीं, अपसाइक्लिंग, क्योंकि हम वेस्ट से इसका कुछ अलग यूटिलाइजेशन कर रहे हैं जिसका वैल्यू ज्यादा, मतलब ये रैपर्स अगर हम 40 से 50 रैपर्स यूज करेंगे और एक ऐसी बैग बनाएंगे तो उसका डेफिनेशन हो जाता है अपसाइक्लिंग। उसमें हम एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज यूज कर रहे हैं, वो है ये हमारे कैसेट्स, जो हम पुराने जमाने में इसे यूज करते थे, वो अभी ऑब्सोलीट हो गए हैं और ये भी एक वेस्ट बन चुके हैं, तो हमें इसको भी यूज कर रहे हैं। दूसरा जो पॉइंट है हमने जो स्टार्ट किया है काम करना, वो है लाइवलीहुड्स। मतलब जैसे मैं एक छोटे गांव से आई हूँ, आपके भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो छोटे गांव से आए हुए हैं, तो अगर वो अपने गांव में ही रहे तो वो कहाँ रहेंगे? वो एक बहुत ही नॉर्मल सा छोटा सा घर होगा बट एक बहुत ब्यूटीफुल जगह पे होगा। पर अगर वही लोग आके शहर में बस जाएंगे, तो जो राइट साइड पे फोटोग्राफ है वो है एक स्लम की, तो उन्हें स्लम में आके रहना पड़ेगा। तो इसीलिए हमारा जो प्रोजेक्ट है ये छोटे गांव में बसा हुआ है, स्लम्स में नहीं या कोई शहर में नहीं। नेक्स्ट, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हम ये सारे काम में महिलाओं का सबसे ज्यादा योगदान हम ले रहे हैं। तो ये जो सारी महिलाएं हमारे साथ काम कर रही है, ये कोई ट्राइबल एरियाज से है, कोई रूरल एरियाज से है, और 50 से भी ज्यादा औरतें हमारे साथ 3 लोकेशन से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट, और हम कैसे करते हैं ये मैंने आपको वीडियो के तौर से दिखाया है, तो आपने वो वीडियो में देखा रहेगा कि हमने कैसे चरखा और हैंडलूम, मतलब जो आपकी खड्डी बोलते हैं राइट नॉर्थ में आई थिंक, तो हैंडलूम और चरखा उसको यूज करके, जिसमें कोई भी इलेक्ट्रिसिटी, कोई भी हीट या ऐसी चीजें नहीं यूज हो रही है जिससे और पोल्यूशन बढ़े, तो ये पूरा एक सस्टेनेबल प्रोसेस है। नेक्स्ट, तो इसी की वजह से हमारे ऑर्गेनाइजेशन का नाम है रीचरखा, मतलब हम चरखे को पुनः यूज में ला रहे हैं। नेक्स्ट, ये सारे आप प्ले कर दीजिए। यस, बस दैट्स इट। सो चरखा को हम वापस यूज कर रहे हैं आज के प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए, जो है वेस्ट मैनेजमेंट एंड रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट, हमने आज तक 25 लाख से भी ज्यादा प्लास्टिक बैग्स को अपसाइकिल किया हुआ है, और मोर देन 52,000 लाइवलीहुड्स भी हमने ये की हुई है। नेक्स्ट, तो ये सारा जो है ये हमारा रॉ मटेरियल है जिसे हम अपने प्रोजेक्ट में यूज कर रहे हैं। तो हमारी एक अपील होगी आप लोग सबसे, तो आपके जो सारे सीआरपीएफ कैंप्स है उसमें अगर हम प्लास्टिक वेस्ट को अलग रख के उसको अगर हम सॉर्ट करें तो वो कुछ अच्छे काम के लिए यूज हो सकेंगी। अगर आप हमें वो भेज दिया करेंगे रेगुलर बेसिस पे, तो उससे भी कुछ फायदा कुछ और लोगों का होगा। बट उससे पहले हमने क्या सोचना चाहिए कि हमें ये प्लास्टिक यूज ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि इतने मात्रा में हम यूज कर रहे हैं जिसका कोई एंड नहीं है। नेक्स्ट, और एक बार इसमें हम फोम भी यूज करते हैं, बबल रैप्स भी यूज करते हैं, बाकी सारी जो चीजें हैं वो कैनवस और कॉटन है, ताकि हम नायलॉन या पॉलिएस्टर का यूज कम करें। नेक्स्ट, मेटल के फिटिंग्स हम इसमें यूज करते हैं, कोई भी प्लास्टिक के चेन, जिपर्स, बेल्ट्स, बकल्स हम प्लास्टिक के यूज करते हैं। नेक्स्ट, क्योंकि उतने ही मात्रा में हमें वेस्ट क्रिएट नहीं करना। फिर ये हमारा कटलरी किट है, और जो एक्चुअली मुझे अपने भी बैग में मैं हमेशा कैरी करती हूँ, जिसमें अगर आप कहीं भी बाहर जाए, घूमने जाए, तो आप अपना स्ट्रॉ, अपने स्पून्स और अपना नैपकिन उसी में यूज करें, ताकि और प्लास्टिक की चीजें हम यूज ना करें बाहर जाए तब। नेक्स्ट, एंड सर्कुलर इकोनॉमी, मतलब आज का ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कि जो भी हम स्टार्ट करें उसका कहीं एंड होना चाहिए, और वो जो एंड है वो भी सस्टेनेबल या शाश्वत होना चाहिए। तो उस पे हम काम करते हैं एंड वी आर वेरी प्राउड कि हम इसमें काम करते हैं।
ये सारे हमारे डिजाइन एंड पैटर्न्स है जो प्लास्टिक वेस्ट से बने हुए हैं। तो ये अगर आप देख रहे हो, ये बुट्टी काम है, इक्कत का काम है, ये सारा हमने प्लास्टिक वेस्ट से यूज किया हुआ है। नेक्स्ट, ये भी बैग जो है ये प्लास्टिक के रैपर से बनी हुई है। तो इतने ब्यूटीफुल डिजाइन हमारे हैं, हमने बहुत सारे प्रोडक्ट्स यहाँ भी लाए हुए हैं दिखाने के लिए पुणे के टीम को। तो आप वो भी आई थिंक ऑनलाइन हमारी जो वेबसाइट है उस पर आप देख पाओगे। नेक्स्ट, ये हमारे जो प्रोडक्ट्स है वो पूरे वर्ल्ड में अलग अलग लोग खरीद रहे हैं ऑनलाइन माध्यम से या हमारे जो दुकान है उसके माध्यम से। ये सारे जो डिजाइन आप देख रहे हैं ये सारे प्लास्टिक वेस्ट से बने हुए हैं और पूरे हैंडलूम पे, जैसे आपकी ब्यूटीफुल सी हैंडलूम साड़ी है उसी प्रकार ये हैंडलूम से हम चीजें बना रहे हैं। नेक्स्ट, ये हमारी औरतें हैं जो अब डिजाइनर बन चुकी है, मतलब उन्होंने फॉर्मल पढ़ाई डिजाइन में नहीं की, बट ये सब काम वो अपने खुद के ब्रेन्स यूज करके, अपने खुद का डिजाइनिंग कैपेसिटी यूज करके कर रही है। तो हम सिर्फ उनको रोजगार ही नहीं दे रहे, हम उनकी बुद्धि का एक बहुत अच्छा यूज कर रहे हैं जिससे उन्हीं को लाइवलीहुड्स मिल रहे हैं, उन्हीं को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। नेक्स्ट, ये सारे हमारे कस्टमर्स हैं पूरे वर्ल्ड से, अलग अलग जगहों से, जो बैग्स एंड होम डेकोर के प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट, कुछ और एक बार आगे चलिए। तो ये एक नया प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट किया हुआ है। तो हैंडलूम और चरखा तो हम यूज करते ही हैं, पर एक और प्रोजेक्ट है जिससे हम सिर्फ फोल्ड करके ये वाली जो बैग है वो उस तरह से बनाएंगे जिसमें सिर्फ प्लास्टिक के रैपर्स को फोल्ड करके बना हुआ है। नेक्स्ट, और हम अपने यूनिट में जो पुणे के पास स्थित है वहां पे हम टूर्स भी कंडक्ट करते हैं। तो डिजाइन के स्टूडेंट्स हो या आपके टीम मेंबर्स हो, सीआरपीएफ के टीम मेंबर्स हो, आपकी औरतें हो, तो आप हमारे टूर विजिट पे आ सकते हैं और आप खुद ये सारा काम हैंडलूम पे बैठ के, चरखा पे बैठ के कर सकते हो। नेक्स्ट, एंड दैट्स माय प्रेजेंटेशन, बट आई एम ओपन फॉर क्वेश्चंस। तो मैम आप आई थिंक पूछ सकते हो कि किसी को कुछ सवाल है तो हम बाकी के जो कॉन्वर्सेशन है वो इसके हिसाब से लेंगे। को सुना, उनकी संस्था न सिर्फ वेस्ट को मैनेज कर रही है बल्कि उस वेस्ट प्रोडक्ट्स को एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर रही है और इस क्रम में वो एक रोजगार के अवसर भी प्रदान कर रही है। तो हमारे इससे एक मकसद नहीं है, कई मकसद हमारे पूरे होते हैं इससे। जहाँ एक तरफ अपने आसपास के वेस्ट मटेरियल्स से हम निजात पा रहे हैं, पर्यावरण हमारा शुद्ध हो रहा है, वहीं पे दूसरी तरफ उन वेस्ट मटेरियल्स का एक प्रोडक्टिव इस्तेमाल जिसे हम रिसाइकिल करके अपने आम दिनचर्या के जीवन में इस्तेमाल भी कर रहे हैं। और तीसरा, इसमें स्वरोजगार के भी एक अपॉर्चुनिटी हमें मिल के आ रही है। क्योंकि यह प्रश्नोत्तरी का सेशन है, मैं अनुरोध करना चाहूंगा वेबिनार से जुड़े हुए सारे मेंबर्स से, कोई भी स्टेशन जो आज के संदर्भ में जो हमारी प्रेजेंटेशन मिसेस अमिता के द्वारा दी गई है आज के विषय पे, उससे आप अपने सवाल इनसे पूछ सकते हैं। Any station can ask any question related to today's presentation given by Mrs. Amita. Namaskar, respected. मैम जो क्वेश्चन कर रहे हैं सीधा आप क्वेश्चन कर रहे हैं, अपना जो प्लेस जहां से आप बोल रही हैं वहां रेफर करते हुए। Okay, respected Dr. Ajita Towson, our guest and our guest speaker for the day, and all respected regional CAWA presidents, all other ladies present, and our all the guests present today. It was a very good topic. I am Mrs. Sapna Ajay, talking from CTC Coimbatore, regional president from Coimbatore, CTC Coimbatore. So, I think very important topic is scenario in the management
is a burning issue, and इसके बारे में हमें information मिले वो कम है. So our guest speaker for the day, आज I'm very thankful to you that आपने वैसे क्या बना सकते हैं, आप लिंक के बारे में हमें बहुत कुछ बताया, and ये तो it is very encouraging to see that waste is being turned into useful products and लोग इसका यूज कर रहे हैं. It is giving opportunity to many people to make money out of it. लेकिन I would also request you to tell us grass level पे बिल्कुल इसलिए अगर आप थोड़ा सा some light on how waste can be reduced in households, क्योंकि महिलाएं बहुत सारी हैं हमारे इधर जो ऑडियंस आज हैं, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, तो more than telling us how to use the waste to convert into something, kindly enlighten everybody on how to reduce the waste, Yes. how to segregate the waste, and so that less waste is generated rather than use the waste to make something. We would like to know how to generate less waste. Yes, that's Thank you. absolutely a very very important point. And उसी के वजह से मैंने मेरा जो हिस्ट्री था, थोड़ा सा जो स्टोरी मैंने अपने बारे में बताया था, वो मैंने बहुत इम्पोर्टेंट समझा बताने के लिए, क्योंकि दैट इज हाउ हमारा जो लाइफस्टाइल है, वो लाइफस्टाइल चेंज करना वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है. वेस्ट से जो हम चीजें कर रहे हैं वो सेकेंडरी है. तो जब भी हम एक लेक्चर सीरीज में मैं बताती हूँ, तो हमें एक 5R जो है उसका मंत्र हमें यूज करना. तो 5Rs में सबसे पहला मंत्र जो है वो है रिफ्यूज. मतलब हमें ना बोलना है. नया प्लास्टिक, नया डिस्पोजेबल लेने से सबसे ज्यादा हमको मना करना है. सेकेंडली इज रिड्यूस. तो रिड्यूस हम कैसे करते हैं वो मैं 2 मिनट में आपको बताऊंगी. तीसरा जो है रीयूज. जो चीज 1000 साल के लिए बनी है, हमें वो फिर से यूज करके हमें उसको ज्यादा से ज्यादा यूज करना है. फिर है रिपेयर. जो रीयूज के ही बाद होता है रिपेयर, के हम आजकल नई चीजें खरीदते हैं, खराब हो जाती है, फेंक देते हैं. रिपेयरिंग के लिए हमें लोग मिल नहीं रहे. एंड फिफ्थ लास्ट है रिसाइकल. तो जो रिफ्यूज और रिड्यूस है, उसके लिए मैं आपको कुछ आइडियाज देना चाहती हूँ. तो दिस इज माय बैग. ठीक है, तो ये मेरा बैग है. तो मेरे बैग में अगर मैं दिन भर में सोचती हूँ कि मैं क्या लेके बाहर निकलूंगी, ओके, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं हमेशा मेरे साथ रखती हूँ इज माय ओन वाटर बॉटल. ओके, हर किसी के पास एक वाटर बॉटल हो सकती है. अगर मेरी वाटर बॉटल मेरे साथ है तो मैं हजारों प्लास्टिक की बॉटल्स यूज करना छोड़ सकती हूँ. और कहीं पे भी जाओगे आप इसको रिफिल कर सकते हो, आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, कोई भी मना नहीं करेगा पानी के लिए. दैट इज इंडियाज कल्चर. सेकेंडली, दिस इज अ क्लॉथ बैग. क्लॉथ बैग का साइज और मोबाइल. So this is my mobile phone and my cloth bag. What is small? छोटा क्या है? क्लॉथ बैग, उसकी जो फोल्ड करके उसका साइज मोबाइल फोन से भी छोटा है. तो हम इसे क्यों भूलते हैं? हम मोबाइल फोन हमेशा अपने जेब में लेके याद से लेके जाते हैं, बट हम ये क्लॉथ बैग भूल जाते हैं. उसके वजह से हम जब भी शॉपिंग जाते हैं हम बहुत सारा प्लास्टिक. सो समथिंग वेरी इजी टू अवॉइड if you carry your own cloth bag. The third thing that I always have in my bag is my cutlery kit. Okay, क्योंकि मैं बहुत ट्रैवल करती हूँ, बाहर जाती हूँ, मुझे कहीं कुछ खाने का मन करेगा या भूख लगेगी, तो मैं बाहर जाऊंगी तो नॉट एवरीवेयर मुझे स्टील के स्पून्स और स्टील के प्लेट्स में सब चीजें मिलेंगी, राइट? तो मेरे कटलरी किट में क्या है? देयर इज अ कॉटन नैपकिन एंड देयर इज अ फोर्क एंड अ स्पून, क्योंकि मैं अपना खुद का हाइजीनिक स्पून और फोर्क यूज करूंगी. ये है स्ट्रॉ, स्टील स्ट्रॉ है, तो मुझे प्लास्टिक स्ट्रॉ की जरूरत नहीं है. मैं जूस हो, नारियल पानी हो, आई विल बी एबल टू हैव इट इन दिस. और उसके साथ साथ मेरे पास एक स्ट्रॉ क्लीनर भी है, तो मैं उसी समय पे उसको क्लीन करके अपने कटलरी किट में रख के इतना छोटा सा उसका रैक बना के कहीं भी जा सकती हूँ. एक और बहुत अच्छी चीज मुझे रिसेंटली मिली, तो ये डब्बी जो है इसमें पता है क्या है? इट हैज अ कप एंड इट इज फोल्डेबल. तो मैं इसको फोल्ड करके
इतने छोटे से पैकेट में लेके अपने बैग में ले जा सकती हूँ। आई ऑल्सो हैव अ छोटा सा डब्बा जो अभी बैग में नहीं है फॉर सम रीजन, बट डब्बा में इधर कुछ फूड आइटम्स होंगे जो मैं खाऊंगी, या इफ आई एम गोइंग आउट, अगर मैंने कहीं पे होटल में खाना खाया और मैं पूरा खत्म नहीं कर पाई तो वो कंटेनर में मैं डाल के वापस ले आऊंगी। ना रही बात पैकेट्स की जो हम बाजार में हमें मिलते हैं, जैसे ये सारी चीजें हैं, ये पैकेट्स जो है, ये पैकेट्स जो है, ये सबसे पहले तो हम रिफ्यूज वाला मंत्र यूज करेंगे कि हमें ये सच में चाहिए क्या, whether this is healthy food. All of us know it's not healthy. So if it's not healthy, then we can refuse it. घर का खाना, घर के पैकेट्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, right? So all of these things make it very, very easy for us to change at least a part of our behavior. So part of our behavior, we changed the plastic bags, we changed our bottles, we changed our cutlery kit. और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हम बहुत इजीली चेंज कर सकते हैं, जो मेरे पास नहीं है, इज योर गिफ्ट रैपर्स। किसी का भी बर्थडे गिफ्ट हो, हम उसको वो शाइनी शाइनी पेपर में उसको रैप करके हम देते हैं और हमें लगता है कि वो पेपर है, बट दैट इज प्लास्टिक। सो दीज आर द थिंग्स वी कैन इजीली रिड्यूस फ्रॉम आवर लाइव्स, एंड इफ दैट इज रिड्यूस, बहुत कम चीजें बचेंगी जो हम यूज करेंगे, और अगर हम उसको सेग्रीगेटेड वे में अलग से उसको रिसाइकलर्स के लिए रखेंगे या रीचरखा को देने के लिए रखेंगे, तो आप उससे हम तक पहुंचा सकेंगे। बट आपका जो वेस्ट है वो ऑलमोस्ट 80% कम हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे भी पैकेट्स हैं जिसमें ये, जैसे शुगर है या दाल है, तो आप अगर आपके आसपास में कोई ऐसा स्टोर हो, हमारे पुणे में जीरो वेस्ट स्टोर्स है, इवन कोयम्बतौर में देयर आर जीरो वेस्ट स्टोर्स, मैम आई विजिटेड अ फ्यू, उधर आप अपना बैग लेके या अपना बॉक्स लेके जाओगे तो उसमें वो आपको भर के देंगे। एंड द सिंपलेस्ट जीरो वेस्ट स्टोर इज योर लोकल किराना स्टोर। लोकल किराना के दुकान में अगर आप जाओगे तो बहुत सारी चीजें खुली रहती है, मतलब शक्कर गनी बैग में भरी हुई रहती है, दाल गनी बैग में भरी हुई रहती है। तो अगर आप अपना कंटेनर ले जाओगे, पुराने प्लास्टिक के रैपर्स आप ले जाओगे, तो आप उसमें सामान भर के लेके आ पाओगे, तो आप एक नया प्लास्टिक लेके आने की जरूरत नहीं है। सो दीज आर सम वेरी वेरी इजी टू यूज थिंग्स जो हम सिर्फ दिमाग में थोड़ा सा प्लानिंग करके चलेंगे, एंड विमेन आर द बेस्ट प्लानर्स आई फील। तो इफ वी प्लान थोड़ा सा पहले से, so we will be able to live a sustainable and a zero waste lifestyle. Thank you for that question. I really enjoy answering that question. Okay, thank you, and it really answers my question. और मुझे अपने लिए भी एक, because I am a very conscious user, reduce, recycle and this 3 mantras I had, अब मैं ये बाकी दोनों भी ऐड करूंगी। और मेरे बैग में ये सारे सामान रहता है हमेशा ही, बस एक फोर्क कटलरी किट नहीं रहता था, वो भी डाल दूंगी। बाकी तो रहता ही था ऑलवेज। थैंक यू वेरी मच। आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन फॉर द बेनिफिट ऑफ द अदर ladies, Sakina. People understand. I'm happy. Okay. And we have in our product line, we have a cutlery kit. So if you want to buy it, we have a discount for all of you. So we'll share the link at the end with everybody to purchase from. There's a festive discount going on. All of you can take the opportunity for that. Thank you, ma'am. और किसी सेशन का कोई सवाल? आपसे एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ। इफेक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट से हम व्यक्तिगत तौर पर क्या योगदान दे सकते हैं? मैनेजमेंट पर हम व्यक्तिगत तौर पर क्या योगदान दे सकते हैं? वैयक्तिक तौर पर आप क्या योगदान दे सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे हमने स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि ऐसी बहुत कम चीजें हैं जो हम अपने लेवल पे कर सकते हैं, जैसे वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन,
ग्लोबल वार्मिंग, ये जब सवाल हमारे सामने आते हैं तो हम डर जाते हैं। ग्लोबल वार्मिंग में मैं क्या करूंगी, मेरा क्या योगदान होगा, राइट? तो यहाँ पे जो भी हम बात कर रहे हैं ये डायरेक्टली आपके घर पे आप सॉल्यूशंस है इसका। जैसे पहले हमने बात की, प्लास्टिक यूज करना प्लीज बंद कर दीजिए, क्योंकि रिसाइकलिंग इज लास्ट में आता है। तो यूज करना बंद कर देंगे आप तो आपका सबसे बड़ा योगदान होगा। दूसरी चीज आप कर सकते हो इस कचरे को अलग 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 डस्टबिन में जमा करना। ओके, तो आप मोस्ट ऑफ द टाइम्स 2 डस्टबिन में तो सब लोग कचरा अलग करते ही है, राइट? एक तो है हरा डस्टबिन जिसमें सारा गीला कचरा, किचन वेस्ट आप अलग करते हो, राइट? और जो दूसरा सूखा कचरा है तो दूसरे डस्टबिन में हम सूखा कचरा, रिसाइक्लेबल वेस्ट हम इकट्ठा करते हैं। बट वो जो ब्लू डस्टबिन, नॉर्मली उसको ब्लू डस्टबिन होता है, उसमें हम 2 और चीजें हैं जो मिक्स करते हैं। वो ऐसी चीजें हैं जिसको हजार्डस वेस्ट बोलते हैं, डोमेस्टिक हजार्डस एंड मेडिकल हजार्डस। मेडिकल हजार्डस में सबसे जो आसान और रिसेंट वेस्ट जो निकल रहा है वो अपना मास्क है। तो मास्क है, इंजेक्शंस है, किसी के घर में बीमार व्यक्ति होंगे तो वो मेडिकल वेस्ट में जाता है। बट डोमेस्टिक हजार्डस वेस्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो, और यहाँ पे सारी महिलाएं हैं इसलिए इसका मैं जिक्र करना चाहूंगी, जो हमारे सैनिटरी पैड्स होते हैं या हमारे डाइपर्स होते हैं, बड़े लोगों के, बूढ़े लोगों के या बच्चों के, वो हजार्डस वेस्ट है। अगर हम उसे सूखे कचरे के साथ मिक्स करेंगे तो सूखा कचरा रिसाइक्लेबल नहीं रहेगा, क्योंकि वो भी खराब हो जाएगा, उसमें भी डेंजरस चीजें उसमें मिक्स हो जाएंगी। तो उन्हें अलग रखें और 3 डस्टबिन अपने घर पे हम रखें। पहला डस्टबिन जो है गीला कचरा और किचन वेस्ट के लिए, दूसरा डस्टबिन जो ये सारे डोमेस्टिक हजार्डस वेस्ट के लिए है, और तीसरा डस्टबिन जो है रिसाइक्लेबल वेस्ट के लिए है, जिसमें क्लीन और सूखा, ओके, क्लीन और ड्राई, साफ करके सूखा के उसको अगर वेस्ट को हम रखेंगे अलग तो हम उसे रिसाइकलिंग को देंगे और वो रिसाइकल होगा। अगर हमने मिक्स्ड वेस्ट रिसाइकलिंग को दिया तो वो सिर्फ एक जगह पे जलाया जाएगा और उससे एयर पोल्यूशन और कार्सिनोजेनिक चीजें तैयार होंगी। तीसरा जो वेस्ट मैंने अभी बताया आपको, जो डोमेस्टिक हजार्डस वेस्ट है, जिसमें डाइपर्स और सैनिटरी पैड्स, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इन दोनों के लिए भी ऑल्टरनेटिव्स है। सैनिटरी पैड्स के लिए बहुत अच्छा बेहतरीन ऑप्शन है मेंस्ट्रुअल कप। तो अगर हम सारे औरतें मेंस्ट्रुअल कप या क्लॉथ पैड, मतलब कपड़े का जो पैड पहले हम यूज करते थे, बट हमें फिर टीवी में और एडवर्टाइजमेंट्स में बताया गया कि वो यूज नहीं करना चाहिए, वो सारा मार्केटिंग के लिए था ताकि ये बड़े बड़े कंपनीज ने जो सैनिटरी पैड्स बनाए थे उसका मार्केटिंग हो पाएगा। बट अगर हम फिर से क्लॉथ पैड्स की तरफ जाएंगे और क्लॉथ पैड्स यूज करेंगे या मेंस्ट्रुअल कप्स यूज करेंगे, हम हजारों हजार्डस वेस्ट के पैड्स और डाइपर्स लैंडफिल में जाने से रोक पाए। तो हमें वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज अपने लाइफ में बदलाव लानी है। और उसके लिए अगर आप लोग सब पुणे में ही हो आई थिंक, तो अगर कुछ सवाल होंगे तो हम फिर बात कर पाएंगे। बट ऐसे बहुत सारे कंपनीज है जो ये सारे वेस्ट, ये सारे ऑप्शंस देते हैं। तो इतना हम छोटा सा चेंज घर के लेवल पे कर सकते हैं, एंड जो सिर्फ पैसे बचा रहे हैं हम अपने बच्चों के लिए, उसके बदले में हम अच्छा सा प्लैनेट भी बचा के रखेंगे। हाँ हेलो, दवा जीसी बिलासपुर से। हाय मैम। हेलो, मैं जीसी बिलासपुर से। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। हेलो। यस मैडम, आप बात करिए, सुनाई दे रहा है। हाँ, पॉलिथीन बंद करने का बात, यूज नहीं करने का बात तो हो रहा है। बड़े बड़े कारखाना उद्योग जो हो रहा है उससे अगर कांटेक्ट करके आप लोग उद्योग करना बंद करवाएं
जैसे डिस्पोजल बना रहा है, डिस्पोजल प्लेट, डिस्पोजल कप, प्लास्टिक का थैली, उन लोगों से कांटेक्ट करके, जैसे इंडिया लेवल पर काम हो रहा है, वर्ल्ड लेवल पर काम हो रहा है, अगर कारखाना कंपनियों से बात करके आप लोग उसको बंद कराएं तो मार्केट में आना कम हो जाएगा। मार्केट में आना कम होगा तो घर घर में जाना कम हो जाएगा, बहुत प्लास्टिक बनना यूज होना कम हो जाएगा। तो घर घर जाने से अच्छा कंपनियों को बंद करने बोलिए, तो मुझे लगता है ज्यादा बेटर है। तो Thank you. उसमें दो चीजें हैं मैम। एक तो ये है कि सरकार ने ये सारी जो चीजें आपने बताई और जो मैं कब से बोल रही हूँ यूज नहीं करनी चाहिए, सरकार ने उस पर बंदी लाई हुई है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट मार्केट में आ रहा है, हाँ, मार्केट में नहीं आना है, नहीं आएगा तो यूज नहीं होगा, नहीं यूज होगा तो इतना बर्बादी नहीं होगा हमारे विश्व का। मुझे आपकी वर्ल्ड लेवल पर काम हो रहा है, नहीं घर घर जाने से अच्छा हम कंपनी जाए, थोक के पास क्यों न जाए, थोक विक्रेता के पास जाए, जो कंपनी बना रही है उसको रोके। हाई लेवल पर जब हमारा प्राइम मिनिस्टर बोल रहा है यूज ना करो, तो उनसे बोलकर आप कंपनी बंद करवाइए, प्लास्टिक ना बनाए, डिस्पोजल ना बनाए, डिस्पोजल कप ना बनाए, तो प्लास्टिक के थैले में सामान दे रहा वो बंद करे। थैंक यू। वेरी ट्रू। I really appreciate जो पैशन से मैम बोल रही है, बहुत इम्पोर्टेंट है, बट वो लेवल पे हमारे जैसे छोटा ऑर्गेनाइजेशन पहुंचना बहुत मुश्किल है। तो मुझे आपके जो सीनियर लीडरशिप टीम है, मुझे आपकी हेल्प लगेगी ये जो बोल रही है वो पूरा करने के लिए। तो मैम, डू आई हैव हेल्प? We can try to reach out to the right people who can actually implement this. So if Thousan ma'am is also listening, we will need your help and maybe we can all make it happen. Yes, thank you, DC Bilaspur. Next question from any other station? निश्चित रूप से DC बिलासपुर की तरफ से मैम का जो कंसर्न था वो सरकार इसके इस तरफ अपने रुख काफी पॉजिटिव है और बहुत सारे ऐसे कदम भी उठाए जा रहे हैं जहाँ पे प्लास्टिक को रिप्लेस किया जा रहा है पेपर बैग से, कागज के बैग से। तो इस तरह कई प्रयास गवर्नमेंट भी कर रही है। और आज का विषय जिस पे हमारे स्पीकर अपना प्रेजेंटेशन दे रही है वो डायरेक्टली जुड़ा हुआ नहीं है, तो इस पे हमारे स्पीकर शायद बहुत ज्यादा ब्रॉडली नहीं बता पाएंगी। मैं आगे बढ़ते हुए पुनः क्वेश्चन करूंगा बाकी स्टेशन से कि आज के संदर्भ में दिए गए जिसमें आपका वेस्ट को कैसे मैनेज करना है और फिर मैनेजमेंट जो मैनेज किया वेस्ट को कैसे प्रोडक्टिव मटेरियल के रूप में इस्तेमाल करना है, इस पे किसी और का कोई और सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। समय हमारे पास कम है, 1 या 2 सवाल हम और ले सकते हैं। गुड इवनिंग सर, जीसी रामपुर से। गुड इवनिंग जीसी रामपुर, प्लीज आस्क द क्वेश्चन। हाँ जी सर, अभी मैडम ने बताया कि जैसे पॉलीथीन है या जो भी यूज एंड थ्रो का सामान आ रहा है, उसकी जगह हम सब्जी लाने जाए, फ्रूट लाने जाए, तो हमें छोटी चीज के लिए छोटा कपड़े का बैग, बड़ी चीज के लिए बड़ा कपड़े का बैग, इस तरीके से जो बैग होगा तो लंबे कपड़े का होगा, लंबे टाइम तक हम उसको घर में लाएंगे, धो के रखेंगे, दोबारा उसी में सामान लेने जाएंगे। तो ये इसकी जगह एक विकल्प भी है हमारे साथ है, हमारे पास है। तो ये पॉलीथीन जो है ये हम यूज ना करें। हमारे पास जब हम मार्केट जाते हैं, एक चीज लिया, 2 लिया, एक थैले में नहीं आया तो मजबूरी भी होता है, हम ले भी गए और ले तब रहे हैं जब मिल रही है तभी उसको ले रहे हैं। तो उसकी जगह दूसरी चीज प्रोवाइड की जाए ना, ताकि हमारे पास एक विकल्प रहे। या हमारे पास वो चीज है ही नहीं तो हम अपने आप उसके साथ एक चाहे उसका 2 रुपया फालतू लगे, लेकिन हम उसके साथ हमें वो थैला मिलेगा, बार बार वो कपड़े का हमारे साथ यूज में आएगा, हम नेक्स्ट बार उनको साथ लेके जाएंगे। छोटी थैली बड़ी थैली उसी की तरह, छोटा थैला बड़ा थैला, हम थैले में थैले डाल के लेके जाएंगे। तो ये इनका विकल्प भी तो होना चाहिए। आपका एकदम बराबर है बात मैम, एंड उसी वो परेशानी से ही मैं गुजर के ये नतीजे पर पहुंची हूँ कि एटलीस्ट हम बदलेंगे। और हम सरकार को ऑब्वियसली चेंज करने की, उन्होंने रूल्स तो लाए हुए हैं, बैन तो लाया हुआ है, वो बैन इम्प्लीमेंट करने की जो एजेंसीज है, अगर उनको अथॉरिटी, उनको पावर, उनको सपोर्ट हम सब दे पाए, जो अपने जो सारे एसोसिएशंस है इतने सारे शहरों में, अगर हम सब साथ में लाके उन्हें वो बैन इम्प्लीमेंट करने के लिए मदद करें तो ये पॉसिबल होगा। तो हम सच में चाहते हैं कि आपके सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस इतने सारे शहरों में हो, तो हम अगर एक ग्रुप बनाएं हर सिटी में और उसको इम्प्लीमेंट करने का मदद करें, म्यूनिसिपैलिटीज को या जो तालुका प्लेसेस है, तहसील्स है,
उनको हम इम्प्लीमेंटेशन के लिए मदद करें, क्योंकि उनसे हमारी हमेशा यही बात होती है कि उनके पास लोग नहीं है इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो अगर हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो आई थिंक ये बहुत अच्छा एक योगदान होगा। एंड आप पुलिस हो तो इट विल वो ज्यादा यूज होगा अगर आप ये आपके लेवल से अगर उसको प्रस्ताव रखें तो। रखिए हमारे गाँव में ये बैग सील के रखे जाए और सस्ती दर पर हमें मिले, ताकि हम अपने जीसी लेवल पे या अपने यहाँ के लेवल पे तो हम उसको करें कि सब लोग छोटे छोटे बड़े बड़े थैले लेके जाए सब्जी लेते टाइम। वेरी नाइस। कॉटन के नॉर्मल बैग्स अगर आपके महिलाएं बनाएंगी तो आई थिंक वो सबसे यूजफुल होगा। हम अपना जो प्रोडक्ट है वो सोल्यूशन नहीं है, मतलब जो हम बैग्स बना रहे हैं वो सोल्यूशन नहीं है, वो एक टेम्पररी सोल्यूशन है और वो एक रोजगार मिल रहा है कुछ औरतों को, इसलिए हम वो बना रहे हैं। जॉइन मैम जीसी नागपुर। हेलो मैम। जॉइन मैम, मेरा ये कहना था, अगर इस अवेयरनेस प्रोग्राम का तहत हमें बहुत सारा जानकारी हासिल हुई है, परंतु गवर्नमेंट का द्वारा अगर कुछ जैसे ड्राइविंग बिना हेलमेट का ड्राइविंग करने पर जैसे उसको पेनाल्टी किया जाता है, चाहे सोसाइटी में चाहे सीआरपीएफ किसी भी संस्थान में वो काम करे, तो उसी प्रकार का अगर किसी प्रकार का पेनाल्टी किया जाए तो इसको भी थोड़ा सा रिड्यूस किया जा सकता है। यस मैम, और पेनल्टी है भी, 5,000 रुपए का पेनल्टी है दुकान वालों को भी, और जो प्लास्टिक बैग हाथ में लेके जा रहे हैं उसे भी 5,000 रुपए का पेनल्टी है। ये रूल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का भी नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये रूल है और ये रूल को हमें इम्प्लीमेंट करना है। ये इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा इग्नोरेंस के कारण, क्योंकि जब हम दुकान में जाते हैं तो दुकान वाला बोलता है कि लोग मांग रहे इसलिए हमको प्लास्टिक रखना पड़ेगा, नहीं तो वो दूसरे दुकान में चला जाएगा। हम बोलते हैं कि दुकान वाला हमें प्लास्टिक दे रहा है, तो हम एक दूसरे के ऊपर ब्लेम डाल रहे हैं। और जो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज है उनके पास उतनी मैन पावर नहीं है कि वो जाके वो इम्प्लीमेंट बैन कर पाए। तो अगर हम संस्थाएं, आपका वुमेन्स एसोसिएशन हो, रीचर का हो, अगर हम संस्थाएं साथ में आके काम करेंगे तो आई थिंक हम गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंटेशन में मदद कर पाएंगे। और ये जो सच में ये एक रूल है, जैसे हेलमेट का रूल है, ये एक आई थिंक इट इज अ क्रिमिनल ऑफेंस। सो ये ऑफेंस है, तो हमें इसको इम्प्लीमेंटेशन में हेल्प करने की जरूरत है। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। समय की पाबंदी के कारण और ज्यादा सवाल हम इस पे नहीं ले सकते हैं, बट हाँ, आज का जो प्रेजेंटेशन आज हमारे स्पीकर ने दिया है, कम से कम उनको अगर हम थोड़ा समझने की कोशिश करें तो इतना उत्तरदायित्व हम सभी का बनता है। और हमारे जितने भी फैमिली मेंबर्स आज के प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं कि कम से कम हमारा अगर जो भी किचन के अंदर के हमारे वेस्ट जो आते हैं इकट्ठा होते हैं, ड्राई एंड वेट, अगर उसी को हम सेग्रीगेट करके अगर हम बाहर अपने घर से रखें तो एटलीस्ट जो भी इसको कलेक्ट करने वाला है या जिस गार्बेज में भी हम डालते हैं तो वहां से वो प्रोडक्ट्स जो है वो कहीं कहीं एक अच्छी जगह पे जाके उसको रिसाइकिल हो सकता है। तो कम से कम हमारी इतनी ही पहल कम नहीं होगी कि हम उन कचरों को अभी से ही घरों में छांट कर रखें, ताकि गीला हो, सूखा कचरा हो, या फिर जो बता रहे कि जो हमारे हजार्डस वेस्टेज हो, अगर इनको अलग करके ही अपने इतनी उत्तरदायित्व भी समाज के प्रति अगर हम निर्वहन करें तो हमारा रोल ही कम नहीं होगा। तो थैंक यू सो मच मैम। और अभी भी किसी का कोई सवाल अगर हमारे इस आज के स्पीकर से रह गया है तो आप चाहे तो हमें आपके सवाल कावा की मेल आईडी crpfwwa@gmail.com इस पे आप हमें भेज सकते हैं। और साथ में मैं आग्रह करूंगा आज के स्पीकर से भी कि जैसा उन्होंने बता रहे थे कई सारे ऐसे रिसाइकल मटेरियल हैं जो उनकी कंपनी अपने लिंक के थ्रू भी शेयर करती है, तो लिंक हमें प्रोवाइड कर देंगे अपने स्पीच के दौरान ही, मतलब लास्ट में, ताकि हम वो लिंक सभी को शेयर कर दें, ताकि इच्छुक जो भी लोग होंगे वो आपको संपर्क करके सीधे ऐसी कुछ रिसाइकल्ड आइटम्स हैं जो आपसे लेना चाहें तो ले सकते हैं। हाँ, मैं एक स्क्रीन पे हमारा लिंक डाल देती हूँ ताकि किसी को क्वेश्चंस होंगे तो आप उस पे मैसेज करेंगे। आप सब इंस्टाग्राम या फेसबुक पे अगर कोई महिलाएं रहेंगे तो आप उस पे ये डायरेक्ट मैसेज पे भी आपके सवाल भेज सकोगे।
तो मैं वो लिंक और हमारा जो वेबसाइट है उस पे भी ये लिंक आपको दिखाई देगा। तो जो मेरा पहला मैम प्लीज वो स्क्रीन शेयर कर दें लिंक का। हाँ, जो ऊपर वाला जो हाँ फर्स्ट वाला हाँ, इसका लास्ट स्लाइड आप स्टार्ट कीजिए। विंडोज एक्सप्लोरर तो इसकी जो लास्ट स्लाइड है ना भैया, उस तक चले जाइए। करेक्ट, हाँ आगे चलिए और 4-5 बार और आगे। हाँ, ये वाला जो स्क्रीन है इसका अगर आप फोटो ले सकते हो तो आप ले सकते हो, बट सिंपल है। री चरखा इको सोशल, ये नाम से अगर आप गूगल पे सर्च करोगे या इंस्टाग्राम या फेसबुक पे सर्च करोगे तो आपको हमारा ऑर्गेनाइजेशन का नाम मिल जाएगा और आप उस पे व्हाट्सएप का भी ऐप है, उस पे भी सवाल कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हो, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो, उस पे सवाल पूछ सकते हो, क्योंकि हम ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग सेशंस उस पे लेते रहते हैं, उसमें अच्छी जानकारी देते हैं। आप जैसे लोगों को अगर वॉलंटियरिंग में इंटरेस्ट है तो आप हमारे साथ वॉलंटियरिंग कर सकते हो, आप हमारे साथ काम कर सकते हो। पुणे की जो महिलाएं हैं उनके लिए बहुत दूर नहीं है हमारा जो सेंटर है, आप वहां पे आके हमारे साथ काम कर सकते हैं, वॉलंटियरिंग कर सकते हो। सारे सिटीज में एक्चुअली आप हमारे साथ वॉलंटियरिंग कर सकते हो। एक्चुअली मुझे वो भी अभी मेरे साथ यहाँ पे नहीं है सेशन में, बट हमारे टीम मेंबर्स में से जो एक हमारे जेंटलमैन है वो आज आए हुए मेरे साथ यहाँ पे, जो पहले इंडियन आर्मी में काम करते थे और इंडियन आर्मी का उनका रिटायरमेंट होने के बाद वो हमारे साथ फुल टाइम काम करने में ज्वाइन हो गए हैं। तो ऐसी भी अपॉर्चुनिटीज है कि अगर किसी को हमारे साथ फुल टाइम जॉब करना हो, सारे शहरों में हमारा काम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ ताड़ोबा टाइगर रिजर्व में भी हो रहा है, चंद्रपुर के साथ। तो वहां पे अगर कुछ आपके लोग हो जिनको जुड़ना हो हमारे काम से तो आप प्लीज हमें मैसेज कीजिए। नागपुर का जो सेंटर है, चंद्रपुर का सेंटर है, वहां से भी आप जुड़ सकते हो। पुणे में आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, मुंबई में जुड़ सकते हो। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। प्रश्नोत्तरी का सेशन यहाँ पे समाप्त होता है और चूंकि प्रेसिडेंट कावा अपने व्यस्तता के कारण इस कार्यक्रम को कंटिन्यू करने में असमर्थ हैं, मैं आग्रह करना चाहूंगा कॉन्फ्रेंस हॉल में मौजूद हमारी सीनियर सीईसी मेंबर कावा श्रीमती सुंदरी यादव से कि वे आज के इस कार्यक्रम के आयोजन तथा की नोट स्पीकर द्वारा दिए गए लेक्चर एवं प्रेजेंटेशन के संदर्भ में अपना मंतव्य हम सभी से साझा करें। ओवर टू श्रीमती सुंदरी यादव। नमस्कार। आदरणीय डॉक्टर अजीता थाउसेन, अध्यक्षा कावा, जोनल हेड्स, सभी सीईसी मेंबर्स, ऑनलाइन माध्यम से जुड़े सभी आरसीडब्ल्यूए हेड्स, आज के कार्यक्रम की मुख्य वक्ता मिसेस अमिता देशपांडे, फाउंडर ऑफ री चरखा द इको सोशल ट्राइब, कावा परिवार के सदस्यगण, सीआरपीएफ के अधिकारीगण, कार्मिक तथा उनके परिवारजन, आज कावा के वार्षिक गतिविधियों के कैलेंडर के 12वें टॉपिक इफेक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट पर वेबिनार के माध्यम से सीआरपीएफ परिवार के ज्ञानवर्धन हेतु लेक्चर का आयोजन किया गया। वेस्ट मैनेजमेंट अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय है जिसके बारे में हम सभी को जानकारी होना बहुत जरूरी है। विशेष तौर पर महिलाएं इस तरह के कार्यों से अधिक जुड़ी रहती हैं, इसीलिए उनका इस विषय में जागरूक होना अति आवश्यक है। आज के लेक्चर के विषय पर रीजनल कावा केंद्रों द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिनको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से दिखाया गया, जो सराहनीय है। साथ ही अध्यक्ष कावा द्वारा आज नए वर्ष कैलेंडर का अनावरण किया गया। मैं उम्मीद करती हूँ कि भविष्य में ऐसे ज्ञानवर्धक कार्यक्रम जारी रहेंगे। मैं आज के कार्यक्रम की कीनोट स्पीकर मिसेस अमिता जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने अपना कीमती समय निकालकर
हम सभी को आज के महत्वपूर्ण विषय पर आवश्यक जानकारी प्रदान की। मैं आशा करती हूँ कि इनके लेक्चर से हम सभी लाभान्वित हुए हैं। मैं आज के कार्यक्रम की मेंटर श्रीमती कविता प्रसाद, जोनल हेड कावा, साउथ जोन कोऑर्डिनेटर, और डॉक्टर पूनम चौधरी, RCWA हेड GC पुणे, तथा वहां के समस्त अधिकारीगण एवं कार्मिकों को हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूंगी, जिनके प्रयास से ऐसा एजुकेटिव कार्यक्रम संपन्न हो पाया। कावा भविष्य में भी CRPF के कार्मिकों के परिवारों को सशक्त और आत्मनिर्भर एवं जागरूक बनाने में एवं उनके जीवन यापन में उल्लेखनीय सुधार लाने के लिए इस तरह के और कार्यक्रम आयोजित करती रहे। धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू मैम। और कार्यक्रम के आखिरी में मैं ग्रुप सेंटर CRPF पुणे में मौजूद डॉक्टर पूनम चौधरी, रीजनल कावा हेड GC पुणे से अनुरोध करना चाहूंगा कि वे आज के हमारे स्पीकर मिसेस अमिता को प्रेसिडेंट कावा की ओर से कावा के स्मृति चिन्ह भेंट कर उन्हें सम्मानित करें। ग्रुप सेंटर पुणे। थैंक यू सो मच मैम। कार्यक्रम के अंत में मैं समस्त कावा परिवार की ओर से आज के कार्यक्रम के मुख्य व्याख्याता मिसेस अमिता तथा प्रेसिडेंट कावा डॉक्टर अजिता थाउसेन, कॉन्फ्रेंस हॉल में मौजूद सीनियर CEC मेंबर श्रीमती सुंदरी यादव एवं अन्य सभी CEC मेंबर्स, कार्यक्रम की कोऑर्डिनेटर डॉक्टर पूनम चौधरी, सभी रीजनल कावा हेड्स, IT ब्रांच, वेबिनार तथा CRPF यूट्यूब एवं फेसबुक लिंक से जुड़े सभी कार्मिक एवं समस्त कावा परिवार का इस कार्यक्रम में शामिल होने तथा कार्यक्रम के सफल आयोजन हेतु मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और इसी के साथ आज का कार्यक्रम यहीं पे समाप्त होता है। जुड़ने के लिए आप सभी का पुनः धन्यवाद, शुक्रिया। Thank you.